उत्तर प्रदेश हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी की और मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साथ ही हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। अमित ने कल भी इस एनकाउंटर के बाद वहां कवर किया स्पॉट पर जाकर। अरविंद सर, इस एनकाउंटर को कैसे देखा जाए? खास करके एक सवाल ये भी उठ रहा कि अब क्या सभी माफियाओं का डॉन्स का हिसाब ऐसे ही होगा, यही अंदाज शुरू हो गया है? नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। ये तो मौके के ऊपर होता है। किसी में गिरफ्तारी होती है, किसी में एनकाउंटर होता है, किसी में बदमाश को गोली लगती है, किसी में बदमाश मारा जाता है, किसी में पुलिस को भी गोली लग सकती है। तो ये तो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। और दुजाना जो है एक बहुत बड़ा नाम है क्राइम के फील्ड में। मैं एसएसपी गाजियाबाद रहा हूँ, डीआईजी मेरठ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं 94-95 में एसएसपी गाजियाबाद था जी। ये जो वहां पे राइवलरीज चल रही हैं बहुत लंबे समय से गैंग्स के बीच में, ये इसी का फल है। इसने सुंदर सिंह भाटी गिरोह के ऊपर फायरिंग की थी AK-47 से, जिसमें 3 बदमाश मारे गए थे। इसने और भी हत्याएं की हैं। ये 18 मर्डर्स कर चुका है। एग्जैक्टली 2002 का पहला मर्डर है कबीरनगर थाने में, जिसका मुकदमा दर्ज है। और कई मर्डर्स के जो गवाह हैं, मुख्य गवाह हैं, वादी हैं, उनको इसने अभी जान से मारने की धमकी दी थी। एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस था, उसमें एक महिला और एक और पुरुष को इसने मारने की धमकी दी थी जान से कि अब मैं बाहर आ गया हूं, मारूंगा। उन्होंने भी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। कुछ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो है वो फिरौती की कॉल भी गई थी। वो भी एसटीएफ की और लोकल पुलिस की जानकारी में है। पुलिस इसका पीछा कर रही थी, एसटीएफ भी पीछा कर रही थी कि कहीं ये कोई बड़ा हत्याकांड अंजाम न दे दे। इससे मुठभेड़ हुई, ये मारा गया। एक बहुत बड़ा नाम अपराध के क्षेत्र में था, जो लिस्टेड माफियाज हैं उनकी लिस्ट में भी था। और इसके मरने से जो वेस्ट यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नोएडा एनसीआर में, ये बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान करता था जी। और पूरे वेस्ट यूपी के बहुत से उद्योगपति हैं जिनको इसकी धमकी जाती थी और वो इसको पैसा देते थे। वो रिलीफ महसूस करेंगे। ये पेशेवर हत्यारा भी था, भाड़े पर भी हत्याएं करता था और इसके मारे जाने का बड़ा प्रभाव पूरे वेस्ट यूपी पर पड़ेगा। हरीश जी, एक आरोप फिर से समाजवादी पार्टी ने लगाया कि एनकाउंटर पुलिस हो चुकी है अब यूपी पुलिस। बहुत ही अफसोसजनक है कि जिन अपराधियों पे, जिन दुर्दांत अपराधियों के मारे जाने से जनता में भय का वातावरण समाप्त होता है, दहशत का वातावरण लोगों के बीच से समाप्त होता है, उसी पे हमारे विपक्षी दल के मित्र जो हैं वो सवाल खड़ा करने लगते हैं और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो जाती है। आखिर आप ये बताइए कि जो शख्स जिसके ऊपर 60-65 मुकदमे हों और 18 कुल हत्या के मुकदमे हों, जैन साहब अभी आपको बता रहे हैं कि जो वहां गाजियाबाद में पुलिस विभाग के भी आला अफसर रहे और गाजियाबाद में भी एसएसपी के तौर पे काम किए, कि जिस तरह से वो सुपारी लेके हत्या करता था, जिस तरह से फिरौती वसूल करता था, और 10 अप्रैल को अभी जेल से छूटा है और उसके लिए रंगदारी के लिए, वसूली के लिए कॉल जाने लगी लोगों के पास और हत्या कर देने की धमकियां जाने लगी। तो क्या पुलिस और एसटीएफ शांत बैठ जाए, उसके वारदात करने का इंतजार करें? अगर समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि अपराधियों के अपराध करने तक पुलिस बैठी रहे, एसटीएफ बैठी रहे, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। एसटीएफ वो जो कॉल्स लोगों को जिसने नहीं, आरोप ये भी लगे कि एक जाति विशेष के अपराधियों को बख्शा जा रहा है। ब्रिजभूषण पर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, बादशाह सिंह जो है 88 मुकदमे उस पर हैं, कुलदीप सेंगर पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। देखिए, कोई बख्शा जाने वाला नहीं होगी सरकार। जो भी माफिया हैं, अपराधी हैं, कानून की निगाह में अपराधी अपराधी है, किसी जाति और धर्म का नहीं। मनोज जी, जाति और धर्म कहां से अपराधियों का खोज लेते हैं आप लोग एनकाउंटर के ठीक बाद? मनोज जी, ठीक, हरीश जी लौटते हैं। ये अत्यंत दोस्त कि मैं मायूसी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी बताना और जताना क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अनिल दुजाना 10 अप्रैल को अगर छूटता है और उस पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, वो माफिया है, टॉप 65 की लिस्ट में उसका नाम आता है, तो उसने कोई बड़ा कांड भी अब किया होगा कि एसटीएफ के चीफ का जब मन आएगा, जिसके ऊपर मुकदमे होंगे अपराधी पे, पकड़ के उसको ठूस देंगे और ठोंक देंगे। बस यही है उत्तर प्रदेश की क्या लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन पॉलिसी बना रखी योगी आदित्यनाथ और अमिताभ बच्चन ने? ये तो दुजाना के लिए संवेदना इतनी क्यों है? असद के लिए जो संवेदनाएं आपकी थी। हाँ, 1 मिनट,
अगर वो इतना बड़ा अपराधी था और उस पर इतने गंभीर मुकदमे थे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, सरकारी वकीलों ने क्यों नहीं विरोध किया उसकी जमानत? क्यों उसको जेल के बाहर आने दिया गया? भाई सरकार की पॉलिसी है कि माफियाओं को जेल में रखेंगे या तो फिर उनको दुनिया से कर देंगे। तो जिन न्यायपालिका से उसको जमानत मिली उसका विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं विरोध किया गया भाई? अगर इतना गंभीर अपराधी था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री इस सोची समझी षड्यंत्र साजिश के तहत इस तरह की टैक्टिस और प्रैक्टिस को अपना के उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी और ये टैक्टिस प्रैक्टिस ही बेहतर है तो फिर आप सब खुद बेहतर है, समझदार है। ठीक है हरीश जी, जवाब दीजिए। आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली से उसे जमानत मिली, इसका विरोध नहीं किया आप लोगों ने जानबूझ के? बहुत छोटा सा। मैं मनोज जी से एक सवाल पूछता हूं कि क्या अदालतें केवल वकील और केवल जो सरकारी पैरोकार हैं या वकील हैं उनके विरोध कर देने मात्र से जमानत दे देती या नहीं दे देती? जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट फंक्शन करती है, सभी लोग अपनी अपनी दलीलें। चलिए ठीक है, लौटते चर्चा पे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों से खेलने वाला अनिल दुजाना मौत से डरता था, उसको गैंगवार में खुद की हत्या की आशंका थी और ऐसे में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट की कोर्ट से मांग की थी। 2015 में कोर्ट में खुद की हत्या के डर का जिक्र भी किया था और जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी देखिए, जब उसे पुलिस पेशी के लिए ले जा रही थी उस वक्त भी उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई थी ताकि गैंगवॉर में कहीं उसकी जान न चली जाए। देखिए, 13 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम देने वाला अनिल दुजाना, जो आधुनिक हथियार रखने का शौकीन था, लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारने का में माहिर था, उस अनिल दुजाना को अपनी मौत को लेकर डर बना हुआ था। इसी डर के चलते अनिल दुजाना ने कोर्ट में अपनी वकील के माध्यम से अर्जी लगवाई कि पेशी के दौरान उसकी हत्या हो सकती है। उस अर्जी पर उसने सुंदर भाटी गैंग के बारे में जानकारी दी कि सुंदर भाटी गैंग के साथ अनिल दुजाना की दुश्मनी पिछले काफी लंबे अरसे से है, जिसके बाद कोर्ट ने उसको मंजूरी दी कि वो पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कोर्ट में पेश हो सकता है। यानी अनिल दुजाना को गोली से डर जरूर लगता था। लोगों के टच में रहता ही नहीं था, सिर्फ वकील और वकील, दिल्ली वाले वकील और हमारे कभी कभार जो है संपर्क में आता था। अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा कुख्यात बदमाश था जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट कोर्ट के आदेश पर 2015 के बाद से लगातार पहनने को मिली। हर पेशी के दौरान अनिल दुजाना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही कोर्ट में पेश होता था। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की आधा दर्जन जेल में रहने के दौरान तमाम पेशियों के दौरान अनिल दुजाना की जो भी तस्वीरें सामने आई वो बुलेट प्रूफ जैकेट में ही आई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। चलिए अमित लगातार बने। अमित, जानकारी है कि उसकी डेड बॉडी अनिल दुजाना की उसके परिवार को हैंडओवर की गई और क्या जानकारी मिल पाई? अनिल दुजाना वहां जब एनकाउंटर में मारा गया उसके साथ क्या और भी कुछ उसके गैंग के मेंबर्स थे? कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था? एसटीएफ को इनपुट क्या मिला था? देखिए, इस मामले में अगर अब बात की जाए तो अनिल दुजाना का जिस वक्त एनकाउंटर किया गया उस वक्त वो गाड़ी में सवार था, लेकिन उस एनकाउंटर के बाद अनिल दुजाना के वकील से या अन्य लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अनिल दुजाना गाड़ी नहीं चलानी जानता था। उसके साथ 2 और भी लोग मौजूद थे, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरीके से तमाम चीजें बताई गई हैं, पिस्टल लेकर वो 10 से 12 राउंड उसने फायरिंग वहां पर की और अनिल दुजाना की तलाश पिछले 3 से 4 दिन से और ज्यादा तेज हो गई थी। कुल आगरा की, नोएडा और मेरठ तीनों एसटीएफ यूनिट तलाश कर रही थी। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की बात करें तो यहाँ की पुलिस उसको लगातार तलाश कर रही थी। 2 मुकदमे हाल ही में उसके ऊपर दर्ज किए गए थे। जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए थे उन लोगों ने ये पुलिस से गुहार लगाई थी कि उनको जान का खतरा है, उनको धमकी दी जा रही है और उन गनर्स को पहले से सुरक्षा क्या किया दुजाना ने 10 अप्रैल को जेल से बाहर निकलने के बाद अमित, जिसकी वजह से एसटीएफ की अलग अलग यूनिट्स उसको तलाश रही थी? देखिए, अनिल दुजाना के जेल से बाहर आने की खबर के बाद पुलिस तो एक्टिव हो ही गई थी, क्योंकि यूपी सरकार के जो गैंगस्टर की सूची थी उसमें अनिल दुजाना का नाम था। किन किन मुकदमों में उसको जमानत मिली वो पूरी जांच की गई और उसके बाद ही जमानत पर बाहर आने के 4 दिन बाद दादरी थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें अनिल दुजाना के द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी न देने पर हत्या करने की धमकी दी गई थी। रणदीप भाटी, अनिल दुजाना और उसके गैंग के 10 और सदस्यों के खिलाफ नाम दर्ज वो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद सूरजपुर थाने में एक
एक FIR दर्ज कराई। एक प्रधान की हत्या में अनिल दुजाना को उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि उसमें कोर्ट से स्टे जरूर मिल गया था, लेकिन प्रधान की पत्नी उसकी मुख्य गवाह थी और उसको जान का खतरा था। उसको धमकी देने का भी एक आरोप अनिल दुजाना के ऊपर था। अनिल दुजाना को लेकर चर्चा ये भी थी कि जितने यहाँ बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं या इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनसे रंगदारी मांगने का वो दोबारा से अपना सिलसिला शुरू करने वाला है। साथ ही साथ स्क्रैप का एक बड़ा कारोबार जो गौतम बुद्ध नगर में होता है, उस स्क्रैप के कारोबार को करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देता था। जो लोग उसके आर्थिक तौर पर जितने भी फंड आने के उसके साधन थे, उनकी निगरानी करते थे या उसकी कमाई का जरिया थे, उन लोगों पर भी अब पुलिस की नजर है। कहां से सरिया माफिया किसके संरक्षण में काम कर रहा है। दूसरी तरफ खनन के कई बड़े ठेके बिना ठेके लिए वो खनन माफियाओं के साथ मिलता था। एक उसके ऊपर आरोप ये भी है कि जितने भी अलॉटमेंट ग्रेटर नोएडा के इलाके में बिल्डर्स या बाकी कंपनियों को होते थे, सबसे पहले अनिल दुजाना को उसकी रंगदारी देनी होती थी। उसके बाद ही कोई भी व्यवसायी अपना काम यहाँ शुरू कर पाता था। जेल में बैठे रहने के दौरान भी उसने अपने जो गैंग है उसको काफी मजबूत किया। उसमें सुशील मूछ हो या तमाम जो बड़े नाम हैं, उन लोगों के साथ उसने अपनी पैठ बनाई और साथ ही साथ हर एक जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, वहाँ एक एक आदमी उसका तैनात है जो रंगदारी का पैसा वसूल करता था। इस तरीके के भी अब खुलासे लगातार हो रहे हैं। मनोज जी, ये तो सर्वव्यापी है कि आखिर दुजाना का कद क्या था अपराध की दुनिया में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने, STF ने उसे पकड़ने की कोशिश की होगी और उसने फायर नहीं किया होगा, ये मानना तो शायद मुनासिब ही नहीं होगा। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? नहीं, कोई हाय तौबा नहीं है, लेकिन मैं फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 6 सालों से इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, दसियों हजार इनकाउंटर हो गए, 1800 से ज्यादा की टांगों पे गोलियां लग गई और 185, 86, 87, 88 लोग दुनिया से विदा हो। ना तो माफिया का अंत हो रहा है, ना ही गैंगस्टर वसूली और इस तरह की मांगों की कमी आ रही, ना हत्याओं की कमी आ रही है, ना पुलिस कस्टडी में हत्यारों में हत्या पे गोली चलाने वालों पे कमी आ रही है, कस्टडी में लोगों की मौतों में कमी आ रही। कौन सा मॉडल है भाई? सवाल ये पूछना चाह रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 6 सालों से लागू की गई है, उसका इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके परिणाम क्या आ रहे हैं? एक माफिया मरता है तो 3 पैदा होते हैं और एक आप इनकाउंटर कानून व्यवस्था वाला मॉडल जो है उस पर सवाल उठ रहा है कि अगर यही मॉडल इतना ही बेहतर है तो फिर ये माफिया आगे काम कैसे कर रहे हैं, धमकी कैसे देने लग रहे हैं? दहशत कम हुआ। अगर आज योगी राज न होता तो जिन लोगों को धमकियां मिली वो मुकदमा लिखाने की हिम्मत न करते और मुकदमा लिखाने थाने तक जाते कि पहले उनके लिए समस्या पैदा हो जाती। तो इस तरह से मनोज जी कैसे लिखे थे? योगी सरकार में लिखे थे, पुलिस भी लिखती है। यार इस जो हत्याएं हुई, मुझे हत्याएं हुई उनके घर वालों ने लिखाया होगा, उनके आप ये बताओ लिखाया होगा। कब दर्ज हुए थे? अभी दर्ज हुए क्या? अभी दर्ज हुए में क्या? जब उसने हत्या मुकदमे नहीं दर्ज होंगे। जब हत्याएं की आप लोग क्या बताना चाहते हो? और रंगदारी मांगी तो मुकदमे नहीं दर्ज होंगे। रंगदारी कैसे मांगी जा रही भाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मनोज कैसे कोई माफिया रंगदारी मांग सकता है? मनोज जी, अगर आप यानी कि सरकार का कोई सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, अगर सरकार सिर्फ बात बता रही है बस, तो आप सच से वाकिफ हुई। और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, केवल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप विरोध करें। समाजवादी पार्टी होने के नाते अपराधियों का ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। अरविंद सर, आखिरी कमेंट आपसे ही। अनिल दुजाना मारा गया, इससे STF की जो इकबाल वाली छवि थी और ज्यादा मजबूत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या बाकी माफियाओं को भी इसी तरह से पकड़ने की एक रणनीति दिख रही है, या फिर अनिल दुजाना इतना कुख्यात था ही कि वो पकड़ में आता नहीं और उसने फायर किया ही होगा, ये मानना जाए? देखिए, जितने भी माफिया प्रदेश में हैं, मेरा मानना है कि सबके ऊपर बराबर दबाव रहना चाहिए। जो हरकत करे उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कोई धमकियां दे, कोई फिरौती की मांग करे, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए। क्राइम को कंट्रोल करने का यही तरीका है, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 150 हो। जो भी क्रिमिनल्स हैं, सबके ऊपर बराबर का दबाव रहना चाहिए। जिला पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जिले के हर नागरिक की जान और माल की हिफाजत की सुरक्षा का जिम्मा उसके पास होता है। सख्ती से कार्रवाई करें। STF को जरूर बधाई देना चाहूंगा, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 145 एनकाउंटर दुर्दांत अपराधियों के STF ने इस 25 वर्ष में किए हैं। सूर्य प्रकाश शुक्ला से शुरुआत हुई है, इधर आदित्य राणा और
ये दुजाना, ये सब एक से एक बड़े अपराधी हैं। इनका एनकाउंटर हुआ है, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा उत्तर ठीक, प्रदेश पुलिस को और एसटीएफ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।